Good evening, students. Welcome back for another important lecture on transition elements. हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे ऊपर चल रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर द कमिंग एग्जामिनेशंस। और इसके ऊपर हमने आपको बताई कि 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, और ज्यादातर मैंने कहा कि 3D सीरीज तो हमें लर्न ही करनी है क्योंकि हमारे जो डिस्कशन चल रहा है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर। स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर मैंने कहा कि जो 3D सीरीज होती है स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छी तरह हमें लर्न करना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर ही आने वाले हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें भी ये यूज होने वाले हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने बताई थी कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत कॉन्फिडेंस से पता होनी चाहिए। तो हमें ऑलरेडी आपको बताया कि हम स्कैंडियम से शुरू हुए थे, 21 इसका एटॉमिक नंबर था स्टूडेंट्स, और कहाँ पे एंड हुए थे जल्दी से बताओ। 30 सेकंड दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन का आंसर करिए, सीरीज का नाम बताइए, एलिमेंट्स का नाम बताइए। स्टूडेंट, क्या कौन से एलिमेंट है 3D के अंदर, जल्दी से बताइए, 30 सेकंड्स मिलेंगे, जल्दी बताइए इनके नाम। स्टूडेंट्स, कहाँ से स्कैंडियम से कहाँ तक जाएंगे हम? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, उसके बाद कौन सा एलिमेंट है? कौन बता रहा है, जल्दी बताओ। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक तक पहुंचा मैं। स्टूडेंट्स, तो ये याद होनी चाहिए सीरीज मैं बता रहा हूँ। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे। तो एटॉमिक नंबर 21 से मैं 30 तक चलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर 21, 22, 23 इस तरह करते 30 एलिमेंट्स है। डी जो ब्लॉक है उसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं। 5 ऑर्बिटल्स का मतलब 5 × 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आने वाले हैं। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत आसान था, आर्गॉन था मेरा 18। तो फिर क्या कौन सी कॉन्फ़िगरेशन थी? 3D और 4s हमने इस तरह से लिखे। तो ये वाला जो ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल की फिलिंग शुरू हो जाती है 3D 1 से और 3D 10 तक जाएगी। और जहां पर हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। वहां पर कॉन्फ़िगरेशन कहां पर क्रोमियम और कॉपर में 3D 5 हो गया था और इसमें 3D 10 हो गया था। तो ये इतना हमें पता है, ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं, ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाऊंगा तो आगे के जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो क्वेश्चन हमारे सॉल्व नहीं होंगे स्टूडेंट्स। तो यू बी श्योर दैट यू अंडरस्टैंड and can be able to write the electronic configuration. Number 1 point. There will be plenty of questions today. The discussion is going to be on the properties of the transition elements. बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब बताओ कि मैंने इतना बड़ा वर्ड लिखा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि कुछ ये एलिमेंट्स होंगे, इनके कंपाउंड्स होंगे, इनके आयंस होंगे। स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। मतलब कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी? स्टूडेंट, मैंने बताया कि एक आपने सुना है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है स्टूडेंट, अभी हम बात बताने जा रहे हैं। फिर हमने बताया डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिज्म आपने सुना, और फेरोमैग्नेटिज्म भी सुना आपने। इस तरह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में आपने सुना है और आपको पता है क्या होते हैं। देखो, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ सब्सटेंस अट्रैक्ट हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज which are attracted towards the magnetic field. Paramagnetic substances are those students which are attracted towards magnetic field. बोलो, सही है गलत है? Any doubt? आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो सब्सटेंस, उन्हें पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। और डायमैग्नेटिक वो होते हैं स्टूडेंट जो कि रिपेल करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के पास जाने से रिपल्शन होती है, उसे बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और फेरोमैग्नेटिक एक्सट्रीम केस है पैरामैग्नेटिज्म का, जो ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, तो वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे बहुत सारे और हैं, आयरन के और कोबाल्ट के, निकल, जो कि फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज का आपको पता है। अब क्वेश्चन ये आ गया
कि कौन से सब्सटेंसेस जो है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। अब बताइए व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन टू शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। बताइए कौन बता रहा है? 30 सेकंड है आपके पास, आंसर करो। क्वेश्चन आंसर करते रहिए स्टूडेंट, मेरे साथ इंटरेक्ट करिए, ये एनर्जी लेवल बना रहेगा और लर्निंग होगी। केमिस्ट्री इज टू बी लर्न स्टूडेंट, मैंने बार बार कहा केमिस्ट्री लर्न करनी है, रट्टेबाजी नहीं करनी, यही तो सारी कंसेप्ट चल रही है हमारी। हम क्या कर रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी किताब को डीकोड कर रहे हैं, जितना भी वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी में सबसे डीकोडिंग कर रहा हूं, और भी उसके ऊपर की जो बुक्स है उनकी डीकोडिंग की जा रही है। तो आप इनको लर्न कीजिए, सीखिए, बेसिक कांसेप्ट्स को समझिए। तो व्हाट इज द पैरामैग्नेटिज्म स्टूडेंट? कंडीशन बताइए, कंडीशन बताइए, व्हाट इज द कंडीशन फॉर एन सब्सटेंस टू बी पैरामैग्नेटिक? कौन से आयंस, कौन से कंपाउंड ये चीज शो करने वाले हैं? क्या बताया आपने आंसर? जल्दी बोलो। ओके, नहीं पता तो सुन लो फिर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए स्टूडेंट्स। देखो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाँ जी होते हैं। आपने कहा कि सर इनके पास कौन कौन से ऑर्बिटल में हो रहे इलेक्ट्रॉन? 4s है और 3d है। इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनके ग्राउंड स्टेट में या कि कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में आयंस में क्या हो सकता है स्टूडेंट? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। so they can have unpaired electrons। तो जो आयंस होंगे स्टूडेंट, अगर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो हमारे को एक मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला मिलता है स्टूडेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है? देखो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में है, ऑर्बिटल्स में है, चलो ऑर्बिटल्स में है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में है न्यूक्लियस के अराउंड, दो चीजें होती हैं, एक स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, दूसरा है ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है, एक मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो स्पिन के कारण है, और दूसरी किसके कारण है? उसे बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। दो होती है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट भी करता है अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन ये यहाँ पर हमारे केस में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, इन केसेस में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है वो क्वेंच हो जाती है, मतलब कैंसिल हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ऐसे है तो दूसरा ऐसे पड़ा, तो इसका मतलब ये हो गया ये क्वेंच हो गई है, ये इफेक्टिव नहीं है यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ये बहुत इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, इफेक्टिव नहीं है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, इस वाले को छोड़ देते हैं, और जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगी वो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, उसी का ही हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट? कैसे निकालेंगे स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट? तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला क्या है? हम निकालते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट स्टूडेंट, और उसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस एक फार्मूला आपकी बुक्स में मिलेगा, उससे हम इनकी स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं स्टूडेंट। क्या निकाल सकते हैं? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ये n+2 ये होता है बोर मैग्नेटॉन, bm का मतलब है बोर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट है बोर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट है स्टूडेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट किया जाता है, इसको मैग्नेटिक मूवमेंट को, इंपॉर्टेंट है। तो इस फार्मूले से हम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है।
n is the number of unpaired electrons students। n जो है हमारा वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएंगे तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे कैसे निकालूंगा? जैसे मैंने आपको ये कह दिया स्टूडेंट कि आपके पास है स्कैंडियम 3+ आयन और आपके पास है टिटेनियम 3+ आयन। अब मैंने आपको कह दिया फाइंड द सर माइक ऑफ। तो मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स कि ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है, ठीक है। तो हम अगर हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएंगे तो हम इनकी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे। अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको मिला 1 मिनट का वक्त, बताइए इनका आंसर। यू हैव 1 मिनट टू आंसर द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बताइए इसकी कितनी वैल्यू आएगी मैग्नेटिक मोमेंट की, इसकी कितनी आएगी? जल्दी से करिए क्वेश्चन। मैंने पहले कह दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लर्न कर लो, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। कौन स्टूडेंट आंसर कर रहा है इसका क्वेश्चन? कौन स्टूडेंट इसका क्वेश्चन आंसर कर रहा है? इसे बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। इसका निकालने का तरीका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालो स्कैंडियम 3+ में, तभी तो निकलेगी मैग्नेटिक मोमेंट। कितना है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर बताओ? 21। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आपने कहा कि स्कैंडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या बनती? 18 है। तो ये क्या बना? 3d1 4s2। यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है? स्कैंडियम 3+। तो स्कैंडियम 3+ में क्या हो गया? ये 18 आर्गन है और यहाँ पे क्या है? 3d 0 हो गया और 4s भी 0 हो गया। तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है डी में, कोई इलेक्ट्रॉन है डी में? नहीं है। तो इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं स्कैंडियम 3+ में से? तो स्कैंडियम 3+ में n की वैल्यू 0 है। अगर n की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या आएगा? 0। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आई? 0। ऐसे C3+। इसको नोट कर लो। n इज 0 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इज 0। तो इसके अंदर n की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ गई स्कैंडियम 3+ की। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। तो आपको अब मैंने कहा कि टिटेनियम 3+ की मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया पेपर में, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। तो टिटेनियम का कितना है एटॉमिक नंबर? स्कैंडियम का इसका 22 है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है स्टूडेंट्स? आपके पास है 3d2 4s2 और टिटेनियम 3+ कितना हो गया? 3d1 हो गया। तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने हैं? n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए स्टूडेंट्स? 1। तो फिर वैल्यू क्या आएगी? निकालो फिर कितनी वैल्यू है? वैल्यू निकालो। तो म्यू की वैल्यू कितनी आई? स्क्वायर रूट ऑफ n+2। n की वैल्यू है 1, तो 1 + 2। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? इसका तुम्हें बताइए स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू छोटी मोटी है तो हमें बिहार ही होती है स्टूडेंट। 1.713 713। तो ये बोर मैग्नेट्रॉन में आई है Bn में। तो हम निकाल सकते हैं वैल्यू कितनी आएगी। देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.73 वैल्यू आ रही है। अगर आपको ये कहा जाए टेनियम क्रोमियम, अब आपको मैंने दे दिया क्रोमियम 3+ की फाइंड द
मैग्नेटिक मोमेंट। चलो जल्दी से निकालो, 1 मिनट का वक्त मिलेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर में आने वाला है? कोई क्वेश्चन ऐसा आने वाला है जो बोर मैग्नेटोन होता है स्टूडेंट? ये यूनिट होता है, बहुत छोटा यूनिट होता है। ये होता है EH/4 पाई mc। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। और इसकी h कांस्टेंट है, ये चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, मास है इलेक्ट्रॉन का। और c वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, इसकी वैल्यू होती है 9.27 into 10⁻²। बहुत ही छोटी वैल्यू है, 24 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। तो ये बोर मैग्नेटोन की वैल्यू मैंने बताई आपको, बहुत छोटे साइज की होती है। बोर मैग्नेटोन एक यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट का, इसको नोट। अब मैंने क्या दिया कि फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निकल 2 प्लस। इनकी वैल्यू निकालो फटाफट स्टूडेंट। चलो 3 प्लस कर देते हैं, अभी 3 प्लस आयंस कर रहा हूं तो 3। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है, इनकी निकालनी है, कितनी वैल्यू आएंगी। आपको 1 मिनट का वक्त मिल रहा है इन आंसर को करने के लिए। प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना है हमें। कोई मुश्किल काम नहीं है, फार्मूला आपके सामने मैंने बता दिया, जल्दी से करिए। एग्जाम में क्या करूंगा, देखो मैंने कहा ये थ्री तो मुझे याद ही होनी चाहिए। मैं क्या कर लूंगा, स्कैनियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम है, इसका 21 22 23 24 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन मुझे याद ही हो जाती है, कैसे लिखता हूं मैं। देखो ये डी में जाते हैं, ये 2 में जाते हैं, तो क्या हो गया इसका, ये कितना हो गया। फिर अगर मैं वैसे भी पूरी लिखूं, आर्गोन 18 होता है, तो 4s में 2 जाते हैं, फिर कितने बचे 24। और इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे दिख ही रहा है 24 24, ये 24 दिख रहा है। मैं ऐसे लिखता हूँ इसको 3d4 और 4s2। क्रोमियम, तो क्रोमियम मुझे 3 प्लस में चाहिए, तो 3 प्लस में क्या बचेगा, 2 तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और 1 यहाँ से गया, तो कितना बचा 3d3। 3d3, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स? ये डी है मेरा, 1 2 3 4, 1 2 3। तो there are 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 3 है स्टूडेंट्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आया। आंसर कितना आया स्टूडेंट्स, म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 2। 3 थे, 3 जमा 2 हो गए स्टूडेंट, कितना आ गया आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो 15 16 का 4 होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगी। 3 पॉइंट कितनी आएगी, 9 आएगी, कितनी आएगी बताओ जल्दी से। आंसर कितनी आ रही स्टूडेंट, ये 3 पॉइंट समथिंग आने वाली है। बोर मैग्नेटोन 3.87 के करीब, ऐसे ही बोर मैग्नेटोन आ रही कोई वैल्यू। तो इस तरह से वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्रोमियम 3 प्लस की वैल्यू कितनी है मैग्नेटिक मोमेंट की। अब निकल 3 प्लस की निकालो। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निकल 3 प्लस। क्वेश्चन देखते हो कैसे निकाल आते हैं पेपर में, ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं स्टूडेंट्स। अब उसने एक क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द मैग्नेटिक movement of a divalent ion find the magnetic moment of a divalent ion, atomic number is 25। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है पेपर में, इसको कैसे करोगे। इसका आंसर कितना आया निकल 3 प्लस का, 1 मिनट है आपके पास, आंसर करिए स्टूडेंट्स, कितना आंसर आया।
निकल में कितने हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन? स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन है, कोबाल्ट है। निकल का कितना एटॉमिक नंबर है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 है। तो मैं इसको लिख दूं ऐसे ही 4s2 और 3d8। 3d8। अब निकल 3 प्लस का मतलब कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए और एक यहां से 3d7 जो है वो बचेगा। निकल 3 प्लस का कितने होंगे? 3d में 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालो, जल्दी से निकालो। मैं दे रहा हूं आपको 1 मिनट, जल्दी बताओ, आंसर बताओ। कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है स्टूडेंट्स। आपको मुश्किल क्या है? मुश्किल क्या निकालना? तो मुश्किल है तो बहुत आसान हो गया। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? D7 को भरना है 5, 6 और 7। तो फिर इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ? निकल 3 प्लस में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? एन की वैल्यू कितनी है? 3। तो फिर म्यू की वैल्यू कितनी आई? 3 × 3 + 2। तो कितनी आ गई? स्क्वायर रूट 15। तो वही वैल्यू आ गई आपकी स्क्वायर रूट 15। अभी हमने निकाली थी 3.86 3.87 बोर मैग्नेट। तो इस तरह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें पता लग जाएंगे तो हम इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। किसी के भी निकाल सकते हैं, किसी की भी निकाल सकते हैं। ठीक है। कैलकुलेशन तो कर लोगे खुद ही। मैंने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ठीक निकाले हैं ना, तुम चेक कर लो स्टूडेंट। इनको चेक कर लो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकालो। अब ये ऊपर वाला क्वेश्चन दिया है, इसका क्या वैल्यू आएगा? एटॉमिक नंबर 25 है मेटल का। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? और आपने डाइवेलेंट है, डाइवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो फिर ये क्या है आपके पास? ये क्या होगा? 4s2 3d5 था। तो ये कितना बचा? 3d5 3d3 बचा ना। कितना बचा? 2 प्लस है तो 4s2 3d5 है। एटॉमिक नंबर पर भी 80 नंबर। तो अभी कितना बचा? फिर 2 इलेक्ट्रॉन s में से चले गए तो ये क्या बचा? फिर 2 इलेक्ट्रॉन s में से चले गए, ये वाले 2 गए तो ये 3d5। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकाल लो स्टूडेंट, कितनी आएगी? n की वैल्यू कितनी आई? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगला 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 1 2 3 4 5। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स। तो म्यू की वैल्यू कितनी आई? n + 2। तो 5 × 5 + 2 कितना आएगा इसकी वैल्यू? 735 स्क्वायर रूट कितना आएगा? अरे 6 का 36 होता है तो फिर ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। चेक करो वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है। 5.9 समथिंग आने वाली है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना।
तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की इस फार्मूले से मैं निकाल क्या रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंट इन बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन जो है ये यूनिट है। एक बात तुम्हें समझ में आई होगी, एक ट्रेंड मुझे दिख रहा है एग्जाम के लिए। क्या दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएंगे तो हम निकाल लेंगे उनकी मैग्नेटिक मोमेंट। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास M3 आयंस है, अगर मुझे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैं निकाल लूं तो मैं कह रहा हूं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से d ऑर्बिटल है तो d में सबसे ज्यादा तो 5 ही हो सकते हैं, 5 से ज्यादा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते d में, क्योंकि ये 3d है। 3d सबशेल है स्टूडेंट, 5 इधर पे है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो 5 के बाद क्या होगा, 5 के बाद पेयरिंग शुरू हो जाएगी तो कम होने शुरू हो जाएंगे। मैक्सिमम तो 5 ही हो सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 ही हो सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज आपने निकाली बोर मैग्नेट्रॉन में। जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसकी वैल्यू कितनी निकाली तुमने, 1 पॉइंट कितनी निकाली थी 7 3 और 2 है तो इसकी वैल्यू, एक चीज देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैल्यू 3 के थोड़ी सी कम होगी, 3 से थोड़ी कम होगी तो 2.7 समथिंग, और 3 है तो फिर 4 से थोड़ी कम होगी, 3 है तो 4 से थोड़ी कम होगी। इसको भी देख लो, 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3.86 ऐसे कुछ आ रहा है। 4 है तो 5 से थोड़ी कम होगी, 4.9 समथिंग पे चले जाएगी, 4 मान लो 4.6 आ गई। 5 है तो फिर ये अभी तक निकाला 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की कितनी निकाली है, 6 से थोड़ी कम होगी, 6 से थोड़ी कम होगी, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो अभी निकाली तुमने 5 वाले की, कितने आंसर आया था 5.14। तो एक बात दिख रहा, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू 2 से थोड़ी कम, 2 है तो 3 से थोड़ी कम, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 से थोड़ी कम, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 5 से थोड़ी कम, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो 6 से थोड़ी कम। तो एग्जाम में आसान है। देखो आंसर मुझे यहाँ से मिल रहा है, आंसर मुझे यहाँ से मिल रहा है। थोड़ा सा मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, इतना सारा दिमाग लगा रहा हूँ आपके लिए। कोई भी चीज है पे अटेंशन, मैं कह रहा हूँ पे अटेंशन स्टूडेंट, पे अटेंशन टू व्हाट यू आर स्टडीइंग, व्हाट यू आर डूइंग। कोई भी काम कर रहे हो उसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, अटेंशन दो, तो आपको बहुत सारे आंसर इजीली मिल जाते हैं। हमें लर्न करना है केमिस्ट्री को, कोई रट्टेबाजी नहीं करनी, मैं हर बार आपको कह चुका हूँ। तो ये नोट कर लो, पहली जो प्रॉपर्टी मैंने बताई वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसके आगे चलेंगे। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लो, डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। अब हम सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहे हैं, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। आपने देखा है कि केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं या मेटल आयंस हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में बहुत शानदार कलर मिलते हैं। सॉलिड में भी देखोगे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का दिखता है, निकल और ऐसे कोबाल्ट कोई पिंक कलर के दिखते हैं, बड़े बड़े अच्छे कलर के कंपाउंड्स के दिखते हैं स्टूडेंट। इनके जो मेटल आयंस हैं वो कलर्ड होते हैं, कलर्ड होते हैं बहुत सारे। तो ये कलर क्यों आ रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाई द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म मेटल आयंस व्हिच आर कलर्ड। ये कलर का कारण क्या है स्टूडेंट, व्हाट इज द रीजन ऑफ द कलर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या हो रहा है, हमने आपको बताया जैसे स्कैंडियम से आप जा रहे हैं, स्कैंडियम टिटेनियम फिर कॉपर जिंक तक आप जा रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज के स्टूडेंट्स। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन है किसमें, डी में। यहाँ पे डी शेल भर रहा है 3D1 3D2 इस तरह से। होता क्या है कि ये जो डी के सबशेल में है, जो डी के सबशेल में इलेक्ट्रॉन है, जब कोई लिगेंड आते हैं, जब कोई एनायंस आते हैं, जब कोई एनायंस आते हैं स्टूडेंट,
या लिगेंड्स आते हैं, ये हम एक्सप्लेन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी। नेगेटिव आयंस जैसे क्लोराइड है, फ्लोराइड है, या कि लिगेंड्स होते हैं जैसे Cn- है या H2O है, वाटर भी होता है, जैसे पानी में मैं डालता हूँ तो ये भी एक तरीके से इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ये लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं स्टूडेंट, लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो डोनेट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। किसको डोनेट करेंगे? मेटल आयंस को। ये जो मेटल आयंस है मेरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो मेटल आयंस हैं, इनको ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। क्यों डोनेट कर सकते हैं? एक तो इनका साइज छोटा है, इनका साइज छोटा होता है, तो ये इनका साइज छोटा है, ये इनको डोनेट कर। अब होगा क्या कि जब लिगेंड्स इन मेटल आयंस के पास आएंगे, जो जो 3d ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट, वो स्प्लिट अप हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल टेक प्लेस, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स टेक प्लेस स्टूडेंट। अब ये क्यों होती है ये हम बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेशन के। क्योंकि डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, वो डी जनरेट होते हैं, लेकिन जब एनायंस आते हैं या दूसरे आयंस के नजदीक आते हैं नेगेटिव वाले, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकते हैं, तो डी ऑर्बिटल्स की जो सिमेट्री होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि इनकी शेप्स ऐसी है स्टूडेंट, तो ये स्प्लिट अप हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। ये मैं कह रहा हूँ कैसे स्प्लिटिंग होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या होता है, ये 5 देखो डी ऑर्बिटल थे, 1 2 3 4 और 5। ये वाले हैं मेरे 3d। कितने हैं ये? 5d है, ये 5 है टोटल, 1 2 3 4 5। और जब इनके पास लिगेंड आए तो स्टूडेंट ये ऐसे टूट गए, मान लो, देख रहे हो इस तरह से। ये ऑक्टाहेड्रल केस में जब 6 लिगेंड आते हैं या 6 आयन आते हैं, इस तरह स्प्लिट हो जाते हैं। इन्हें बोलते हैं T2G और इसे बोलते हैं Eg। ये डी वाले ही हैं। अब क्या होता है, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक्साइट हो सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये T2G से Eg में एक्साइट हो सकते हैं बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट इन द विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन की जब लाइट पड़ेगी डिफरेंट वेवलेंथ की, तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। और ये कौन सी ट्रांजिशन कराते हैं? इसे बोलते हैं डी ट्रांजिशन। कौन सी ट्रांजिशन बोलते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं दिखा रहा हूं इसे बोलते हैं डी ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लोअर डी सबशेल एनर्जी आर एक्साइटेड टू इलेक्ट्रॉन्स टू द हायर डी सबशेल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। तो जब ये लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो जो कंप्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, जो लाइट ट्रांसमिट होती है, वो हमें लाइट दिखती है स्टूडेंट। तो इसके लिए इनके जो आयंस होते हैं, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, वो कलर्ड दिखते हैं। क्या दिखते हैं? कलर्ड होते हैं। द कलर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो एब्जॉर्प्शन कितना मिलेगा? क्योंकि वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो जो भी लाइट एब्जॉर्ब होती है उसका कंप्लीमेंट्री कलर हमें दिख जाता है स्टूडेंट। जो एब्जॉर्ब होता है, जो ट्रांसमिट होता है, वो हमें दिख जाता है। तो इसी को ही हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। तो ये समझ में आया क्वेश्चन? व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल आयन आर कलर्ड? बिकॉज ऑफ एग्जाम में क्या लिखना है? डी ट्रांजिशन। तो हमने आपको शो किया कि ये स्प्लिट हो जाते हैं और उतनी एनर्जी का गैप, जो डिपेंड करता है किस टाइप का लिगेंड आ रहा है बाहर से, कौन सा एनायन के साथ कंपाउंड बन रहा है। वाटर भी स्प्लिट कर देता है H2O, जैसे मैंने बताया। तो जितनी एनर्जी का गैप होगा उस हिसाब से ही लाइट एब्जॉर्ब होगी और उसी तरह से ही कंप्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा। अब कंडीशन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनने वाले स्टूडेंट? मैं ये कह रहा हूं व्हाट इज द कंडीशन फॉर मेटल आयन टू बी कलर्ड। अब एक क्वेश्चन ये पुट अप कर दिया। क्वेश्चन देखो, हमारे बहुत सारे हर एक लेक्चर में क्वेश्चन आंसर होते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, बताओ, आपको 30 सेकंड मिल रहे हैं। व्हाट इज द कंडीशन? व्हाट इज द कंडीशन फॉर मेटल आयन टू बी कलर्ड? बताओ कौन सी कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी? कौन बता सकता है इसका आंसर? डी से डी में ट्रांजिशन होनी है, इतना हमें समझ आ गई।
लोअर डी सबशेल एनर्जी से हायर डी सबशेल एनर्जी में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे जब वो एब्जॉर्ब करेंगे विजिबल लाइट को। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए फिर? एंड आई विल पुट इट इन वन लाइन स्टूडेंट, दे मस्ट हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर आपको सारी ही स्टोरी समझ आ गई। वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल। तो डी सबशेल में या डी ऑर्बिटल में एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी कलर मिलेगा, वरना कलरलेस हो जाएंगे। और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डी सबशेल में नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे? कलरलेस। ऐसे बहुत सारे आयन हैं जो वो कहेगा कलरलेस है। तो कलरलेस कौन से होंगे? विच डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल और ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वो कलरलेस हो जाएंगे। या डी ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा स्टूडेंट। और डी जीरो है तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर डी जीरो हो गया तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो कलरलेस हो जाएगा। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब क्या हुआ? मान लो D10 है तो D10 का तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया, यह भी कलरलेस होने वाले हैं। कंडीशन नोट कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हैं। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इसको कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? भाई मैग्नेटिक और कलर प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इस पे क्वेश्चन आते हैं। एनी स्टूडेंट जिसको कोई डाउट है अभी तक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी तभी हुई थी जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी जीरो थी। और यहां मैं कह रहा हूं अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है डी सबशेल में तो कलर भी नहीं है, कलर भी नहीं है। लो और आसान कर दिया आपके लिए, और आसान कर दिया स्टूडेंट। क्वेश्चन आंसर जितने भी लेक्चर हमारे YouTube में आ चुके हैं स्टूडेंट, बार बार कह रहा हूं इनको सुन लो, नोट्स बना लो। इनके अंदर सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो रहे हैं। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के आपके पेपर में बहुत काम आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे पेपर में जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब क्वेश्चन ये आ गया स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन कैडमियम 3+ आयन इन वाटर इज कलरलेस। मैं कह रहा हूँ स्कैंडियम 3+ आयन जो है वो सब पानी में कलरलेस है। और V2+ आयन इन वाटर इज, इसका कलर है इज वायलेट इन कलर, इज वायलेट इन। लो अब जल्दी से 1 मिनट का वक्त है, आपको मिला 1 मिनट का समय इसका आंसर करने के लिए। मैंने जो टेक्निक बताई है क्वेश्चन आंसर की वो वही है। हर बार कहता हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, उसके बाद ही आंसर मैं बता पाऊंगा, उसके बाद ही मैं डिस्कस कर पाऊंगा स्टूडेंट्स। कैसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं? स्कैंडियम का पहले मुझे 21 एटॉमिक नंबर है, तो इसका क्या है 4s2 3d1। तो स्कैंडियम 3 का क्या है कॉन्फ़िगरेशन? 3d0 है। अब इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट कैसे होगा? डी ट्रांजिशन नहीं हो सकती, तो ये कलरलेस है स्टूडेंट। अब वेनेडियम की बात करूं, वेनेडियम का क्या है? स्कैंडियम के बाद स्कैंडियम, टिटेनियम और वेनेडियम।
ये 21, 22, 23 एटॉमिक नंबर याद कर लो, बहुत काम आने वाले हैं। तो इसकी वेनेडियम का 23 एटॉमिक नंबर है, तो कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखता हूँ, 4s में 2 है और 3d में 3 है। अगर मैंने ये कह दिया वेनेडियम 2+, ये एक्वस मतलब वाटर में है, ये भी एक्वस है, तो पानी में डाला मैंने, पानी में डाले हैं, पानी में डाला। अब तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन s में जाएंगे, तो ये क्या बचा 3d3। तो अब क्या हो गया, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट, तो ये एक्साइट हो जाएंगे। इट हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर देयर विल बी डी ट्रांजिशन। क्या होगा, डी ट्रांजिशन हो जाएगी। तो ये कलर विजिबल लाइट के कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसी का ही जो कंप्लीमेंट्री कलर है वो मुझे दिख रहा है, तो वायलेट कलर मुझे दिख रहा है। इसका कंप्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है, ये भी कहीं ना किसी जगह आपको एक टेबल दी हुई है, उसमें मिल जाते हैं। तो जो सा कलर उसने एब्जॉर्ब किया था उसका कंप्लीमेंट्री कलर वायलेट मुझे मिला। तो ये वायलेट कलर है, ये कलरलेस है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डी ट्रांजिशन नहीं हो सकती। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो ट्रांजिशन हो जाती है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। क्वेश्चंस के ऊपर खास वजह दे रहे हैं आपको खास पॉइंट बता रहे हैं स्टूडेंट, कलर कहाँ पर है और कहाँ पे कलर नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन और दे देता हूँ ताकि आपका पक्का हो जाए एग्जाम के अंदर, आप 100% आंसर करने में कामयाब हो जाए पेपर में। हम चाहते हैं कि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले लीजिए। आप हमारे सारे लेक्चर सुन लीजिए ध्यान से, यूट्यूब में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हैं उसमें, और सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए, बहुत उसमें फायदे का है, आपके लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत फायदे का काम है। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया मैंने, which of the following ions are colored in aqueous medium? तो मैंने aqueous ही कह दिया या वाटर है। अब आपको मैंने कुछ आयंस लिख दिए, आपको मैंने पूछा बताओ कौन कौन से इसमें कलर्ड होंगे। क्वेश्चन को किसी फॉर्म में भी दिया जा सकता है। आपको मैंने दिया टाइटेनियम 4+, आपको मैंने दिया सिल्वर प्लस, फिर मैंने आपको दिया जिंक 2+, फिर मैंने आपको दिया फेरस 2+, और इस तरह से मैंने आपको दे दिया स्टूडेंट कोबाल्ट 2+। तो इसमें से बताने हैं कि कौन से कलरलेस होंगे और कौन से कलर होंगे। अब आपको क्वेश्चन आ गया पेपर में, क्वेश्चन आ गया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के, इसी में ही बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर में मिल रहे हैं। क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका मैं बता चुका हूं आपको। यू हैव 1 मिनट टू आंसर द क्वेश्चन स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, इस क्वेश्चन को आंसर करिए। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आंसर कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू विल राइट स्टूडेंट्स। और जिनके पास होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो कलर्ड होंगे, जिनके पास नहीं होंगे वो कलरलेस होंगे। और कोई D10 D0 वाला आ गया तो भी वो कलरलेस होगा, स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसे मैं दे रहा हूं ऐसे होमवर्क। ये है होमवर्क स्टूडेंट, आपको इसका आंसर करना है, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट टाइम फिर दे दूंगा। अगर आपसे नहीं हुआ तो आज के लेक्चर में यहाँ पर मैं आपको खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई जो पेपर में आने वाली हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। अगर इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट तो पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, they will be attracted by the magnetic field students, and they will have a magnetic moment which we calculate by using the spin magnetic moment formula। फार्मूला क्या होता है, mu is equal to square root of n
n+2। इसको याद कर लिया मैंने। बोर मैग्नेट्रॉन आगे लिखना है और कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने रखो और इसकी वैल्यू एग्जाम में निकाल देना। सेकंड मैंने ये कहा कि जो डी ट्रांजिशन होती है मेटल आयंस में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उसके कारण ये विजिबल रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जितने ये एब्जॉर्ब करते हैं वेवलेंथ, उसी के अकॉर्डिंग इनका कलर हमें दिखाई देता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो जिनके पास स्टूडेंट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डी ट्रांजिशन शो करेंगे और उसके कारण वो वाले आयंस कलर्ड होंगे, और जिनके पास स्टूडेंट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे या इलेक्ट्रॉन है ही नहीं डी में, तो आप वाटर में डाल दीजिए या किसी लिगेंड के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो डी ट्रांजिशन नहीं होगी, और अगर डी ट्रांजिशन नहीं होगी तो वो कलरलेस हो जाएंगे। कितना आसान तुम्हें बताया मैंने। अब इस पे आराम से तुम्हें क्वेश्चन आ गया पेपर में तो आप लिखो। तब तक मैं कहता हूं कि आप 3D सीरीज को लर्न कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। बिकम ए मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट स्टूडेंट। इन पे आप हार्ड वर्क करिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आने वाले टाइम पर आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप और भी स्टूडेंट्स को ले आइए, वो हमारे को सुन सकते हैं। हमारे जो सर आप म्यूट हो गए।